नमस्ते जी। आज का विज्ञान का पहला दिन है। लघु उत्तरीय प्रश्न सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। अब पिछला वीडियो नहीं मिला क्योंकि हम वीडियो बनाते थे, आधा वीडियो आता था, आधा के बाद आवाज ही नहीं आता था, इसलिए वो वीडियो हमें उड़ाना पड़ता है। बहुत मेहनत लगता है। एक ठो सब्सक्राइब होगा तब ये 70 होगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करके इसे शेयर भी कर दीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगता था। एक सब्सक्राइब सब लोग करेगा इस वीडियो पर। आप लोग से इतना निवेदन है क्योंकि इतना दिन से कभी नहीं कहे थे इतना सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आज प्लीज कर दीजिए सब्सक्राइब। और एक मोबाइल किसी का लेकर सब्सक्राइब आज हेल्प कर दीजिए हमारे। सब्सक्राइब हो गया, लाइक भी हो गया और सुंदर सा अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। आपका क्वेश्चन कैसा लगा, आप लोगों का कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आइए सारा का सारा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इस नंबर पर आप लोगों का ये पीडीएफ चल जाएगा, हम भेज देंगे। आप टेंशन मत लीजिए, हम इसे भेज देंगे। तो आप लोग उस नंबर पर नोट कर लीजिएगा। उस नंबर पर आप लोगों का ये स्क्रीनशॉट खींच कर भेज देंगे आपके पास। तो चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सारा का सारा इम्पोर्टेंट पांचों क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। 4 से 5 दिन क्लास होगा बस। आइए एक क्वेश्चन है भौतिकी से, तो आइए इसे देखते हैं जिसे विज्ञान कहते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। क्या करना है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करना है। तो आइए हम लोग अंतर स्पष्ट करते हैं। अब देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्न अंतर है। सबसे पहले आप ऐसे लिखिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्न अंतर है। एक तरफ अवतल दर्पण, एक तरफ उत्तल दर्पण, इस तरफ लिख दीजिएगा। ये हो गया। अब देखिए एक तरफ हम भी लिखे हैं अवतल दर्पण, आप भी लिख दीजिएगा अवतल दर्पण। ये हम बना दे रहे हैं और यहाँ पर आप मत बनाइएगा क्योंकि आपको बनाने नहीं आएगा। तो ये हो गया, एक तरफ हो गया अवतल दर्पण, एक तरफ हो गया उत्तल दर्पण। अब देखिए ये क्या है, अंतर स्पष्ट करना है, दोनों में देखना है क्या खूबियां है क्या कमियां है। तो आइए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है बाबू लोग, तो ऋणात्मक होती है। अब इस साइड लिखे हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। और एक तरफ अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक। हो गया। अवतल पूछेगा, एक नंबर में पूछेगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी अवतल ऋणात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक। आप लोग याद कर लीजिएगा इस तरह। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल के फोकस दूरी धनात्मक। अब देखिए ऋणात्मक मैंने होता है माइनस का चिन्ह और धनात्मक मैंने होता है प्लस का चिन्ह। 2 नंबर देखिए, अवतल दर्पण की परावर्तिक सतह धंसी रहती है। अवतल दर्पण की बाबू लोग परावर्तिक सतह क्या होती है, धंसी होती है। और कलई तल क्या होती है, उठी होती है। इस तरह देखिए ये हो गया कलई तल। कलई तल क्या होती है, उठी होती है, परावर्तिक सतह धंसा रहती है। इसमें देखिए इसका कलई तल कैसा रहती है, उठी रहती है। और परावर्तिक सतह कैसी रहती है, धंसी रहती है। जब यहाँ पर आप टॉर्च मारिएगा तो यहाँ, जब टॉर्च मारिएगा तो यहाँ पर पड़कर इधर पड़ जाएगा। अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में देखिए उत्तल दर्पण की परावर्तिक सतह उठी रहती है, इस तरह रहती है। इनकी परावर्तिक सतह उठी रहती है और कलई तल धंसी रहती है। क्या होती है, कलई तल धंसी रहती है। ध्यान से, अवतल दर्पण की कलई तल, अवतल दर्पण की कलई तल उठी रहती है, परावर्तिक सतह धंसी रहती है। उत्तल दर्पण की कलई तल धंसी रहती है और परावर्तिक सतह उठी रहती है। ध्यान से,
उठी रहती है, धंसी रहती है। और अवतल दर्पण की कलई तल का होती है बाबू लोग, उठी रहती है। परावर्तिक सतह धंसी रहती है। उत्तल दर्पण की कलई तल का होती है बाबू लोग, उत्तल। तो उत्तल मैंने धंसी रहती है और परावर्तिक सतह उठी रहती है। इतना हो गया। अब देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस वास्तविक होती है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की फोकस काल्पनिक होती है। एक नंबर भी पूछेगा ध्यान से। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो कैसी होती है, वास्तविक। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, वो काल्पनिक। समझ में आ गया। एक बार फिर से रिवाइज मारिए, रिवाइज मारिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक। हो गया, हमें याद हो गया अभी। अवतल दर्पण की परावर्तिक सतह धसा होता रहता है और कलई तल उठा रहता है। हाँ, और उत्तल दर्पण की सेम टू उल्टा करना है। उत्तल दर्पण की परावर्तिक सतह उठा रहता है और कलई तल का होता है, धंसा रहता है। अब देखिए, उत्तल दर्पण की कलई तल, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी काल्पनिक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऐसी होती है, वास्तविक होती है। हमें याद हो गया, आपे याद हो गया। इस बात पर लाइक कर दीजिए, अभी फटाफट लाइक कर दीजिए। इतना मैं आपके लिए चिल्ला रहा हूँ, लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए, दूसरा का क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, वीवीआई। वीवीआई दूसरा का क्वेश्चन, वीवीआई दूसरा का क्वेश्चन, पहल का क्वेश्चन, दोनों वीवीआई, पांचों क्वेश्चन वीवीआई। आप ध्यान से देखिए, आधा घंटा समय दीजिए, क्योंकि अब परीक्षा आपका नियर आ गया है। अब वीडियो भगाने वाला नहीं है, मन नहीं लग रहा है भगाएंगे, अब भगाने वाला बेरा गया। वीडियो को ध्यान से देखिए, जो विषय कमजोर है उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस पर एक वीडियो लाने वाले हैं। आप लोग उसे अवश्य देखिएगा, आप कहिएगा तब। आइए दूसरा का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? नेत्र की नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? आइए इसे देखते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता जिससे वह किसी दूर या निकट वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ध्यान से, मनुष्य का प्रतिबिंब किस पर बनता है? एक नंबर में रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। क्या होता है? दूर या निकट वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। यही काम है समंजन क्षमता का। समंजन क्षमता का, समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? समंजन क्षमता से हम यह समझते हैं कि दूर या निकट वस्तुआ का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। यही था हम लोगों का दूसरा और पहला क्वेश्चन। तो चलिए अब बढ़ते हैं तीसरा और चौथा क्वेश्चन की ओर। सारा का सारा इम्पोर्टेंट में दे रहा हूँ, आप लोग खाली वीडियो देखते चलिए, आपका फाइनल परीक्षा में बनेगा। तो चलिए मिलते हैं तीसरा और चौथा क्वेश्चन की ओर। ये तीसरा और चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट, तीसरा मोस्टो से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है तीसरा। अब पूरी अंत तक तीसरा देखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए हम कह रहे हैं तीसरा चौथा। तीसरा है बायोलॉजी का क्वेश्चन, समझ लीजिए, जीव विज्ञान जिसे कहते हैं, इम्पोर्टेंट वीवीआई सवाल है। तो आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है क्या इतना वीवीआई। तो आप इतना जोर जोर से हाला कर रहे हैं वीवीआई वीवीआई। धमनी और सीरा में अंतर स्पष्ट करना है। धमनी क्या होती है, सीरा क्या होती है? तो धमनी नस होती है, सीरा भी नस होती है। अपना बात क्लियर हुआ? धमनी भी नस होती है, सीरा भी नस होती है। तो हमें क्या काम है? नस है तो नस है,
इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। जैसे अब देखिए, एक धमनी और सीरा में निम्न अंतर है। धमनी एक सीरा में निम्न अंतर है। एक तरफ लिख दिया धमनी, दूसरी तरफ में लिख दिया सीरा। अब देखिए, धमनी धमनी मांस के अधिक अंदर होती है। ये देखिए, सीरा मांस के कम गहराई में होता है। कुछ मालूम चला देवा? धमनी मांस के अंदर होती है, मतलब आइए, सीरा मांस के ऊपर होती है। नस भी दो प्रकार के हम शरीर में भेजा गया है। जो देखिए हाथ में लौक जाता है उसे कहते हैं सीरा, और जो नस नहीं लौकता है उसे कहते हैं धमनी। सॉरी सॉरी, जो नस नहीं लौकता है उसे कहते हैं धमनी, और जो हाथ में लौक जाता है उसे कहते हैं सीरा। जैसे यहाँ पर आप करते होंगे तो यहाँ पर नस लौक रहा होगा, वो क्या है? सीरा। सुई की कमंच में दिया था है, सीरा में। हो गया इतना क्लियर? धमनी में रक्त की बहाव तेजी से होती है और सीरा में रक्त की बहाव कम से होती है। मान लीजिए आपका धमनी कट गया तो रक्त तेजी से बहेगा, और जब सीरा कट जाएगा तो रक्त थोड़ा थोड़ा बहेगा। धमनी कट जाएगा तो रक्त बहुत बहेगा, और सीरा कट जाएगा तो रक्त कम बहेगा। इसीलिए क्या करते हैं लोग जानते हैं? लड़की लोग के बुर्बक बनाने के लिए लड़का लोग थोड़ा नस काटते हैं। तो नस कौन काटते हैं? सीरावा। सीरा कटने से कुछ नहीं होगा, धमनी जब कटेगा नु तो पूरा हा खून निकलेगा। सीरा से थोड़ी थोड़ी खून निकलता है और धमनी से बहुत सारा खून निकलता है। तो कोई कहे आपका मैं नस काट रहा हूँ तो समझ जाइए वो क्या काटने वाला है? धमनी। क्या काटने वाली है? धमनी। सॉरी, सीरा काटने वाली है। तो आपको ये धमनी काटिए, धमनी जब कट जाएगा ना तो आपका सारा हाल खून निकल जाएगा शरीर से। यही धमनी सीरा कट गया ना तो आपका खून गते गते निकलेगा। समझ गए? अब ये तो हो गया भाई, ये 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चौथा आप क्यों भी यही कह रहे थे? चौथा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे बारीकी से देखिए। चौथा 4 नंबर क्वेश्चन, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? तो इसे ध्यान पूर्वक देखिए, हम क्या समझते हैं। जल की सही ढंग से उपयोग करें, जल को सही ढंग से उपयोग करें। क्यों हम कह रहे हैं सही ढंग से उपयोग करें? क्योंकि अब धीरे धीरे जल खत्म होने के कगार पर है। अब जस जल खत्म होगा बस आदमी भी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं जल को सही ढंग से उपयोग करें। नहाना है 2 बाल्टी से आप नहाना चाहिए। 2 बाल्टी से आप नहाते हैं, 3-4 बाल्टी से चलाए कल, डायरेक्ट बाल्टी के बाल्टी ढरकाते हैं दही पर। भाई आराम से लोटू से तो नहाया जा सकता है। और तुम लोग भड़काते हो, जल जियान करते हो, तो जल एक समय में खत्म हो जाएगा। तो जल का आप महत्व समझिए। जब कल घर का खराब हो जाता है तो दूर दूर जब पानी लेने जाने का पड़ता है ना, प्यास भी लगा है ससुरा, उसके घरे जाना पड़ेगा। कौन जाएगा पानी पी लिए? ना प्यास नहीं लगा है, इस तरह कहते होंगे। जब दूर किसी का घर पानी लेने जाना पड़ता है ना, प्यास भी लगा है ना, मस्त क्या जाइए के जानता, फिर आप भेज दिए हम लोग घर के आदमी। इसीलिए जल का सही ढंग से उपयोग करें। और नदियों और नहरों में फैक्ट्रियों की पानी नहर मिलनी नहीं चाहिए। नहर की जो, मान लीजिए नदी है, नहर है, उसमें जब फैक्ट्री का पानी मिल जाएगा तो प्रदूषित हो जाएगा। मान लीजिए आप नदी में नहा रहे हैं, नहर में नहा रहे हैं, और उसी में जब फैक्ट्री का कचरा पानी घुसेगा तो आप नहाइएगा? कबो नहीं नहाइएगा। तो इसीलिए हमें फैक्ट्रियों को पानी को रोक लगाना है नदी और नहरों में जाने से। अन्यथा नहर में फिर नदी और नहर में भैंस धो लेते हैं, और जब फैक्ट्री का पानी मिल जाएगा तो भैंस भी नहीं धो पाएंगे। तो इसीलिए इसे हमें बचाना है, फैक्ट्रियों को नहर और इन दोनों में मिलने से।
और जल को बचाना है प्रदूषित होने से, जल को बचाना है प्रदूषित होने से। अब बताइए ये तीसरा चौथा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट था। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। और पांचवा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इस साल के लिए परीक्षा के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। ये पांचवा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, सीधे परीक्षा में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ज़्यादा बार रिपीट किया है भौतिकी के सवाल में। इसे आप लोग ध्यान पूर्वक देख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इस नंबर को नोट कर लीजिए, जितना पढ़ाई हुआ है उसका नंबर इसी पर डाल देंगे हम। पीडीएफ व्हाट्सएप बनाए हैं एक। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। ऐसे ऐसे वीडियो हर रोज मिलता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का परावर्तन है क्या? बस आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन है क्या? जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से चलकर किसी चमकदार सतह पर पड़ने के बाद परावर्तित हो जाता है, उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान से समझिए अब हम क्या कहना चाहते हैं, हमारी बात सुनिए। यहाँ पर मान लीजिए एक सूरज भगवान है, यहाँ पर एक चमकीला चीज बना दे रहे हैं। यहाँ पर शीशा, मान लीजिए ये शीशा है, शीशा है। यहाँ पर सूरज भगवान का रोशनी आया, इस शीशा पर पड़ने के बाद इस तरह मुड़ जाएगा। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए सूरज भगवान, आप लाइट लीजिए, एक टॉर्च लीजिए, और टॉर्च लेकर एक को कह दीजिए इस तरह शीशा लेकर, मुंह जो देखते हैं ना चेहरा, वो शीशा का लेकर इस तरह खड़ा रहे। अब देखिए जब आप शीशा पर लाइट डालिएगा तो शीशा पर प्रकाश पड़कर देखिए रिटर्न चल जाएगा, रिटर्न चल जाएगा। उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप घर पर भी ट्राई कर सकते हैं, और ट्राई कर कर हमारे पास वो वीडियो भी डाल सकते हैं इसी नंबर पर। अब प्रैक्टिकली करके इस नंबर हमारी आप नंबर पर कर लीजिएगा। अब देखिए इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन दो, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर साल 5-6 साल परीक्षा में रिपीट किया है, एक नंबर में पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम? तो 2 नियम होता है। अब देखिए क्या क्या होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु एक ही तल पर मिलते हैं। अब देखिए ये हो गया हम लोगों का आपतित किरण, प्रकाश आ रहा है तो आपतित किरण। अब यहाँ पर जब मान लीजिए यहाँ से एक टॉर्च बारे हम, तो टॉर्च जब बढ़ेगा तो यहाँ पर शीशा पे लड़कर डायरेक्ट मुड़ जाएगा। तो जो मुड़ जाता है उसे कहते हैं परावर्तित कोण, इसे कहते हैं अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर बना कोण, आपतन बिंदु पर बना कोण, उसे ही हम लोग अभिलंब कहते हैं। ये डायग्राम समझ लीजिएगा। यहाँ से सूरज आया, रिटर्न चल गया, इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए, परीक्षा के लिए। हो जाइए तैयार, ये परीक्षा में ही पूछेगा। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो के साथ। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। देखिए कहाँ तक वीडियो बनता है, आप लोग सारा का सारा क्वेश्चन देखिएगा। तो चलिए, और लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए मिलेंगे अगला
वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।